वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSSC वीडियो री एग्जाम के लिए कंप्यूटर देख रहे हैं, ये सीरीज चल रही है। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपी SSSC वीडियो कंप्यूटर के नाम से। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं, वन लाइनर के फॉर्म में हम कंप्यूटर कवर कर रहे हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली प्रश्न, वैसे ही हम चीज़ों को देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गोफर क्या होता है। गोफर का यूज जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, उनके एकत्रीकरण में किया जाता है, उनको इकट्ठा करने के लिए करते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ और तथ्यों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अगर आप इसका विस्तार करेंगे तो ये क्या है? वेब ब्लॉग। वेब ब्लॉग का संयोजन कहलाता है ब्लॉग, ठीक है। उसको शॉर्ट करके ब्लॉग बोल दिया जाता है। तो वेबसाइट पर या फिर आप वेब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो अपना लॉग लिखते हैं या फिर अपने बारे में कुछ चीज़ें लिखते हैं, उसको कहा जाता है वेब ब्लॉग या फिर ब्लॉग कहा जाता है। सामान्यतः ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट को कहते हैं जहाँ किसी एक व्यक्ति या फिर छोटे समूह द्वारा नियमित लेखों को अद्यतन किया जाता है। मतलब आप डेली वहाँ पर कुछ ना कुछ जाकर लिखते हैं, लेख लिखते हैं और उसको फिर लोग पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ब्लॉग करते हैं। आजकल वीलॉग भी आ गया है। वीलॉग मतलब वीडियो लॉग, जहाँ पर आप प्रतिदिन की अपनी प्रतिक्रियाएं बताते हैं वीडियो के फॉर्म में। यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये चलता बहुत है, ठीक है। और ये वाला ब्लॉग कौन सा है? ये वाला ब्लॉग है जिसमें आप लिखते हैं, लेख लिखते हैं और इसको लोग पढ़ते हैं। इसके बाद अगला टर्म दिया गया URL। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर स्थित किसी फाइल या फिर सूचना का नाम, उसकी स्थिति आदि ये बताता है। किसी भी वेबसाइट में प्रत्येक वेब का अपना अलग अलग पता होता है, या पहले ही पढ़ चुके हैं। यह केस सेंसिटिव होता है, अतः URL टाइप करते समय बड़े और छोटे अक्षरों का विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप URL गलत टाइप कर देते हैं तो आप वेबसाइट नहीं खोल पाते, या फिर कोई भी आपको लिंक दी जाती है, वैसे तो आप लिंक पर क्लिक करके अब चले जाते हैं सारी जगह पर, लेकिन URL में होता क्या है? URL में आपके छोटे बड़े लेटर, जैसे आपका ही Gmail ID बनी होगी वो URL है, तो उसमें आपने या तो अपना कोई लेटर बड़ा लिखा होगा, कोई छोटा लिख दिया होगा, कोई कैपिटल में होगा, कोई स्मॉल में होगा, या फिर आपने कुछ अंकों का प्रयोग किया होगा, कहीं पर आपने स्पेस छोड़ा होगा, कहीं पर नहीं दिया होगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और वैसे ही आपको टाइप करना होता है, एज इट इज़ जैसा बना होता है, नहीं तो आप सही जगह पर नहीं पहुंच पाते। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। यहाँ पर बस आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसका काम क्या है? फाइल या फिर सूचना का नाम और उसकी स्थिति को बताता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद है HTTP। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है, एक एक स्पेलिंग याद कर लें, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्योंकि फुल फॉर्म। कंप्यूटर को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए जो नियम प्रयुक्त होते हैं, नियमों का जो समूह है, ठीक है। जबकि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त भाषा है। अब यहाँ पर अलग अलग 2-3 चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, लेकिन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये बस रिवीजन के तौर पर एक बार आपको फिर से दिया गया है यहाँ पर। जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब है नियम, ठीक है। तो नियमों का ये समूह होता है। इंटरनेट को आपस में जोड़ने के लिए जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए जो नियम फॉलो किए जाते हैं वो है HTTP। HTML क्या है? ये आपकी एक प्रकार की लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर वेब पेज तैयार करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। HTML का यूज़ करके वेब पेज आप तैयार करते हैं, जिसमें हाइपर टेक्स्ट जो होता है इसका प्रयोग करते हैं। HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। HTML का आविष्कार भी इन्होंने किया था और www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार भी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही किया गया था। HTML 1990 में इन्होंने ईजाद किया। HTTPS इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर HTTP के आगे S लगा होता है तो वो सिक्योर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? वो आपकी वेबसाइट या फिर जो भी आप खोल रहे हैं वेब पेज, वो सिक्योर्ड है। इसकी पोर्ट संख्या 443 है और यह डाटा को एप्लीकेशन लेवल पर कोडीकृत यानी कि इनक्रिप्ट करता है, जबकि HTTP डेटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है यानी कि इनक्रिप्ट करता है। क्लियर है? इसके बाद अगला दिया गया है थियोडोर होल्म्स टेड नेल्सन, सूचना प्रौद्योगिकी दार्शनिक और अमेरिका के अग्रणी समाजशास्त्री थे।
इन्होंने 1963 में हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया शब्द को गढ़ा था और 1965 में इसे प्रकाशित किया गया था। तो ये शब्द कहाँ से आया, ये चीज़ आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। इसका आविष्कार टेड नेल्सन ने 1965 में किया था, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, होल्म्स टेड नेल्सन के द्वारा 1965 में किया गया था। जबकि TCP और IP ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने पहले पढ़ा है, ये भी आपने पहले पढ़ा है। बस कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जा रही है, उनको बस पढ़ते जाएं, ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आप जब भी रिवीजन करेंगे या फिर आप पढ़ रहे होंगे, सुन भी रहे हैं आप अच्छे से ध्यान से, तो ये आपको हेल्प कर जाएगा। एग्जाम में अगर प्रश्न बना तो आपसे बन जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। अगला फैक्ट आपको दिया गया है, एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषण को अपलोडिंग कहा जाता है। अपलोडिंग की प्रक्रिया और डाउनलोडिंग की प्रक्रिया आपको अच्छे से पता है। अपलोड करना क्या होता है, डाउनलोड करना क्या होता है। तो अपलोड करना, जब आप एक स्थानीय कंप्यूटर से किसी दूसरे, अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर या फिर कहीं पर इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर कुछ भी डेटा अपलोड करते, कुछ भी डेटा प्रेषण करते हैं, कुछ भी डेटा भेजते हैं, ठीक है, उस पर डालते हैं, तो उसको कहते हैं अपलोड। डेटा प्राप्त करने को डाउनलोड कहते हैं। अब कहीं पर किसी वेबसाइट से, किसी वेब पेज से, कहीं से भी आप जब चीज़ों को अपने पास लाते हैं या फिर अपने पास सेव करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं। ये प्रक्रिया तो आप सब करते हैं। टेलीग्राम पर आप आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे टेलीग्राम का पढ़ाई के लिए, तो PDF आपको मिलती होंगी जैसे, तो PDF को आप डाउनलोड करते हैं। आप भी अपना कुछ डेटा है कहीं पर जाकर आप सेव करते होंगे, तो वहाँ पर आप चीज़ों को क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। जैसे कि आपकी, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, अपनी मीडिया को या फिर आपकी जो इमेजेस हैं, आप रील्स बनाते हैं, उसको आप क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। अगर आप अपने ही उस पर उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं तो। क्लियर है? तो ये हो गई अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की प्रक्रिया। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने को इंस्टॉलेशन और अपने कार्य के अनुसार किसी डिवाइस में सेटिंग करने को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर आप किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। जैसे कि आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी ऐप क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन क्या है, वो जो आपके ऐप्स होते हैं, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ये ऐप आप ऐप यूज़ करके ही चलाते हैं ना, तो ये आप इंस्टॉल करते हैं। ये एप्लीकेशन क्या होते हैं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही तो हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इन सॉफ्टवेयर में या फिर किसी डिवाइस में सेटिंग को आप चेंज कर रहे हैं तो उसको क्या है, उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2-3 टर्म्स समझाई गई हैं। अगला है W3C। इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जहाँ पर सदस्य संगठन, पूर्णकालिक कर्मचारी वेब मानकों को विकसित करने के लिए मिलते हैं। TCP क्या है, TCP का अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट में कई नेटवर्क का एक जाल होता है। इस नेटवर्क से कई प्रकार के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। इन सभी को जोड़ने के लिए कुछ नियम बने होते हैं जिनको कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल का मतलब ही नियम होता है जिसके माध्यम से सारे कंप्यूटर एक दूसरे की भाषा समझ सकें, ठीक है। ये है TCP का मतलब। TCP का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये नियमों का समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है इसका निर्धारण करता है, ठीक है। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना का स्थानांतरण और संचार करने को संभव बनाता है। TCP की भूमिका डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटने की होती है। ये क्या करता है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देता है, फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज देता है, ट्रांसमिशन कर देता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल, और ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना ही TCP कहलाता है, TCP/IP, ठीक है। ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं और आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है। इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है ये किसी कंप्यूटर में जुड़े किसी यंत्र को आवंटित किया गया एक परिचय है जिसे नोड कहते हैं। तो IP एड्रेस आपका हर एक कंप्यूटर का होता है। आपने IP एड्रेस के बारे में कई बार सुना होगा। IP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक प्रकार का एड्रेस होता है, ठीक है। इसको नोड कहा जाता है। ये किसी भी कंप्यूटर में आवंटित होता है। IP एड्रेस को 32 बिट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं। इसके प्रचालन सिस्टम को IPv4 प्रणाली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका प्रचालन सिस्टम किस प्रणाली से जाना जाता है, IPv4
किसका? 32 बिट का। इंटरनेट के व्यापक विकास और इसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध पतों की कमी के कारण 1995 में आईपी एड्रेस के लिए 128 बिट उपयोग करके एक नया प्रचालन सिस्टम विकसित किया गया। तो अभी वर्तमान में IPv6 का यूज़ कर रहे हैं, 128 बिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो 32 बिट का होता है, ये आपसे अलग अलग पूछा जाता है, 32 बिट का कितना होता है, 64 बिट का कितना होता है, ठीक है। तो 32 बिट का IPv4 कहलाता है और 128 बिट का IPv6 कहलाता है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। TCP/IP एक सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क के सभी कंप्यूटर के लिए नाम नंबर एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर ICP/IP एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को प्रेषित किए जाने वाले डेटा को सही रूप में अग्रेषित करना सुनिश्चित करता है। तो एक हिसाब से जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा जाता है वो कैसे जाए, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे हो, उसको कंट्रोल करने का काम इसी का रहता है, TCP/IP का, ठीक है। किन नियमों का पालन करके जाएगा, कैसे जाना है, सारा कुछ यही निर्धारित करता है। डेटा को कम्युनिकेशन मीडियम पर प्रसारित करने के पश्चात यह सॉफ्टवेयर यह भी सुनिश्चित करता है कि डेटा सही रूप में कंप्यूटर तक पहुंचे, जैसे भेजा है वैसे ही पहुंचना चाहिए। संप्रेषण में कोई गड़बड़ी आने पर TCP/IP उस डेटा को दोबारा भेजने का कार्यक्रम चलाता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक अनन्य एड्रेस होता है। किसी सिस्टम के IP एड्रेस को इंटरनेट सेवा प्रदाता परिवर्तन से परिवर्तित किया जा सकता है। IP एड्रेस 4 संख्या का एक समूह है जो डेटा से अलग किया जा सकता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता और दूसरा भाग नोड का पता होता है। तो ये आपको IP एड्रेस के बारे में ही बताया गया। जैसे आप सभी के घर का एड्रेस होता है और घर पर आजकल आप चीज़ें मंगवाते हैं, जैसे ऑनलाइन आप शॉपिंग भी करते हैं तो आपके यहाँ सारी चीज़ें आती हैं, तो वो भी एक ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ठीक है। वहाँ पर भी बीच में आपका ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है। तो जो आपको भेजता है सामान, ठीक है, जो आपको सामान उपलब्ध कराता है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि आप तक सामान सही तरीके से पहुँचे। अगर नहीं पहुँचता है तो आप उसको वापस कर देते हैं, फिर आपका आता है वापस से। तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही तरीके से सही जगह पर भेजने का काम होता है। और इसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जो TCP/IP कहलाते हैं, ठीक है ना। यही सारी चीज़ यहाँ बताई गई है। तो IP एड्रेस हर एक कंप्यूटर का होता है जो कि बताता है कि कहाँ पर इन्फॉर्मेशन को भेजना है। ऐसे ही कंप्यूटर को पता चलता है, नहीं तो अगर हर एक कंप्यूटर तो सारे आपको सेम दिखते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये वाला डेटा हमें इस वाले कंप्यूटर में ही भेजना है, इसमें नहीं भेजना है, ठीक है। तो ये IP एड्रेस से पता चलता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब यहाँ पर आगे लिखा है IP एड्रेस 4 संख्या का एक समूह है जो डेटा को अलग किया जा सकता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता, दूसरा भाग नोड का पता है। यह एड्रेस किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता होता है। यह एड्रेस द्विआधारी जो पद्धति है, आपकी बाइनरी जो पद्धति होती है, उसमें 32 बिट का होता है। यह 32 बिट 8 अंकों का समूह में डॉट से अलग किया जाता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का IP एड्रेस अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 255.255.15.1 डेसिमल पद्धति में ये हो जाएगा आपका, ये द्विआधारी पद्धति में हो गया, ठीक है। ये डेसिमल में है, ये आपका बाइनरी में है। IP पता, IP एड्रेस, कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। IP एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता है। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ आपको बताई गई है। इसके बाद अगला दिया गया है कंप्यूटर विज्ञान में SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह TCP/IP प्रोटोकॉल है। इसका यूज़ करते हैं मेल भेजने के लिए या फिर मेल प्राप्त करने के लिए। जो आप मेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल आपके जो यूज़ करते हैं, उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। इसके बाद आपका एक होता है FTP, ये पहले पढ़ चुके हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है? इंटरनेट पर प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। इसका यूज़ नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर और सर्वर के बीच में फाइल का स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, एक सर्वर से दूसरी जगह पर फाइल भेजते हैं तो उसके लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। वर्तमान में इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 संस्करण हैं जो यूज़ किए जाते हैं। IP संस्करण IPv4 और IPv6, ये हमने अभी देखा था। ये कितने बिट का होता है? ये आपका होता है 32 बिट का, और ये आपका होता है 128 बिट का। ये अभी हमने यहाँ पर पढ़ा भी था। देखो, ये IP एड्रेस 32 बिट का होता है IPv4 और 128 बिट का होता है IPv6। ये चीज़ यहीं पर बताई गई है। इसके बाद अगला आपका यहाँ पर आगे दिया गया है IP संस्करण IPv6 का नया संस्करण है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया जा रहा है।
और कुछ समय के लिए आईपी संस्करण IPv4 के साथ भी यूज़ किया जाता है। नेटवर्क आईडी के लिए आप क्लास ए आईपी एड्रेस 8 बिट का यूज़ कर सकते हैं, उपयोग करता है। क्लास बी आईपी एड्रेस मेजबान होस्ट आईडी के लिए 16 बिट्स का यूज़ करता है। अब ये चीज़ें थोड़ा सा आप याद कर लें, याद करने वाली चीज़ें हैं, इनको याद रख सकते हैं। आपका जो क्लास ए है वो 8 बिट का यूज़ करता है। क्लास आपका बी है वो आपका होस्ट आईडी के लिए 16 बिट का यूज़ करता है। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट का यूज़ करता है और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट का यूज़ करता है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है। इसका यूज़ TCP/IP कनेक्शन पर दूर सर्वर से ईमेल को फिर से प्राप्त करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है और इसका यूज़ किस लिए करते हैं आप? ईमेल को फिर से पुनः प्राप्त करने के लिए करते हैं। आगे दिया गया DNS। DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, ये कहलाता है, इसका संक्षिप्त रूप है DNS। इसका काम है डोमेन नेम और IP एड्रेस में परिवर्तन करना। जब हम किसी भी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो DNS को IP एड्रेस में परिवर्तित कर देता है ताकि सर्वर उस कंप्यूटर को पहचान कर उससे संपर्क स्थापित कर सके। कॉम क्या होता है? COM, इसका यूज़ आप वेबसाइट में करते ही हैं। .com, ठीक है ना। तो .com एक विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है, ठीक है। जैसे .org आपको मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .edu मिलता है एजुकेशनल वेबसाइट के लिए, .com आपको कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए मिलता है। तो ये आपकी क्या है? पहचान बताता है इंटरनेट पर साइट की। किसी इंटरनेट वेबसाइट के URL के अंत में डॉट के बाद जो भी नाम आता है उसको डोमेन नेम कहते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, पहले आ चुका है डोमेन नेम क्या होता है, यूज़र नेम क्या होता है। जैसे कि ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर .com डोमेन नेम है। ये किसी संगठन का मतलब .com कॉमर्शियल अंश को सूचित कर रहा है, कॉमर्शियल का ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। इसके बाद आपका आता है ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसका यूज़ करते हैं संस्थाओं द्वारा वेतन, ब्याज, लाभ हानि आदि के भुगतान के लिए। साइबर लॉ क्या है? साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस आता है जिसका अर्थ होता है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर आपसे देखो डॉस का दो तरह से पूछा जाता है, एक तो आपको नॉर्मल पूछा जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, ठीक है। एक आपका होता है DOS। अगर साइबर के साइंस में आपसे पूछा जाए, ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है, जैसा आपको ऑप्शन दिया जाए। साइबर के साइंस में पूछा जाए तो उसका फुल फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विस। क्या? डिनायल ऑफ सर्विस। ये चीज़ याद रखनी, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। इसके बाद है वायरस। वायरस CPU की शाब्दिक लंबाई को बढ़ा या फिर घटा देते हैं जिससे प्रोसेसर कार्य करने में सक्षम नहीं होता। तो वायरस का तो काम ही है रुकावट पैदा करना। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर में आ जाता है, घुसा चला आता है कंप्यूटर में, उसको कंप्यूटर को क्या कर देता है? हानि पहुंचाता है। यह किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़ जाता है और इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर के साथ जुड़कर इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करके, मतलब एंट्री करके डेटा को मिटा देता है या फिर करप्ट कर देता है। तो वायरस का काम यही होता है कि आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो डेटा है, उसको करप्ट कर देना। तो ये वायरस का काम है, ठीक है। वायरस के एग्जाम में नाम भी पूछे जाते हैं, इनको हम अलग से कवर कर लेंगे। वायरस का पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखें। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है, ठीक है, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपकी बिना जानकारी के चला जाएगा। इसको आपकी जानकारी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे परमिशन दें या ना दें, ये घुसा चला जाएगा। सभी वायरस प्रोग्राम के द्वारा ही बनाए जाते हैं, एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है। बियना के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बियना एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर हार्ड डिस्क की रूट निर्देशिका में पाया जाता है और अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। तो यहाँ पर वायरस के नाम आपको एक एक करके आ रहे हैं, इनको जरूर याद रखें। GS फोर्टनाइट एक खतरनाक वायरस है जो ईमेल के द्वारा कंप्यूटर में फैलता है। टाइम बम्प ये एक ऐसा वायरस है जो किसी कंप्यूटर के किसी निश्चित समय या समय अंतराल में निष्क्रिय पड़े रहते हैं और हैकर के द्वारा निश्चित समय के बाद सक्रिय होकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोई इन पर कंट्रोल कर रहा होता है। बूट सेक्टर वायरस फ्लॉपी या फिर हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में संग्रहित होते हैं। जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में बाधा डालते हैं और यदि किसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने भी लगता है तो ये कंप्यूटर के दूसरे जो संयंत्र होते हैं या फिर दूसरे आपके कंप्यूटर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बाधित कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। एक ट्रोजन वायरस होता है, ये अपनी प्रतिलिपि नहीं बना सकता। यह एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो सिस्टम पर नियंत्रण कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है अपना, और सिस्टम को लॉक भी कर देता है और महत्वपूर्ण आपकी जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड है, उनको भी चुरा लेगा।
एक आपका वायरस होता है ओवरराइटिंग वायरस। ये दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होता है जो संक्रमण के बाद आमतौर पर सिस्टम की मेमोरी में डेटा को ओवरराइट करके मूल प्रोग्राम को जो आप प्रोग्राम बनाते हैं उसको प्रभावी ढंग से नष्ट कर देता है, मतलब इफेक्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। और कुछ ओवरराइटिंग वायरस निम्न प्रकार के हैं जैसे कि TRJ, रिबूट, ट्रिवायल और 88.D और ये सब क्या हैं आपके वायरस हैं, ओवरराइटिंग वायरस हैं। फाइल इन्फेक्टर वायरस सामान्यतः निष्पादन का कार्ड का होता संक्रमित करते हैं जैसे कि .com, .exe। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, जो आपके एक्सटेंशन होते हैं उनको आपके संक्रमित कर देते हैं। फाइल इन्फेक्टर, फाइल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस। वायरस से संक्रमित कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है, बार बार कंप्यूटर हैंग होता है, वेब ब्राउज़र असामान्य पेज खोल देता है और आइकन गायब हो सकते हैं, परंतु CD-ROM का रुकना वायरस का लक्षण नहीं होता। तो ये आपको बताया गया कि अगर वायरस किसी चीज़ के अंदर आ जाए, आपके फ़ोन में भी वायरस आ जाता है तो आपका फ़ोन हैंग होने लगता है, आपके लैपटॉप में आता है तो लैपटॉप हैंग होता है, कंप्यूटर में आता है तो कंप्यूटर हैंग होने लगता है। ठीक है, और सारी चीज़ें भी धीरे धीरे काम करती हैं। कंप्यूटर पर वायरस मुख्य रूप से ईमेल अटैचमेंट, गेम और इंटरनेट फाइल के माध्यम से फैलते हैं। अतः सुरक्षा की दृष्टि से अनजान ईमेल जो है अनुलग्नों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। इस विधि में यूजर द्वारा इनपुट किया गया लॉगिन नाम और पासवर्ड तुलनात्मक रूप से प्रमाणित किया जाता है। तो यहाँ पर ईमेल के बारे में आपको बताया गया है कि क्या होता है। तो अभी तक हमने जाना क्या वायरस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, और वायरस कौन प्रकार के होते हैं और फिर क्या काम होता है उनका, सारी चीज़ें देखी। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।